फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग सब लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखे हुए होंगे, साथ ही साथ आपकी पढ़ाई भी जारी होगी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद पहली बार इंडियन काउंसिल एक्ट ये आया था, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसकी डेट, लॉर्ड स्टैनली के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जानना ज़रूरी है। जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो उसके पहले हम जो हमने इसके पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को जो पढ़ा था उसका हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन के लिए हम सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जिनने वो वीडियो ना देखा हो वो देख सकते हैं। नोट्स और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के लिए अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको अपना नंबर वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू। आगे चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। नए लेक्चर को लेने के पहले हम पिछली क्लास का कुछ रिवीजन कर लेते हैं। तो हम आज का रिवीजन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा रिवीजन है, जो कल हमने लेक्चर लिया था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को हम जल्दी जल्दी रिवाइज़ कर लेते हैं। 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने का जो एक बैकग्राउंड स्टोरी है वो ये है कि 1857 में रिवोल्ट हुआ, जिसके कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पांव यहाँ से बहुत कमज़ोर हो गए, जो कि ब्रिटिश क्राउन ने, जिसके लिए पूर्ण रूप से यानी कम्प्लीटली किसको जिम्मेदार माना, ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज़ को। उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज़ इतनी एक्सप्लॉयटेटिव थी कि जिसके कारण से ये सारी चीज़ें हुई। उस समय जब ये एक्ट लाया गया 1858 में, 2 अगस्त ऑफ 1858 को ये एक्ट पास हुआ। इस एक्ट को ब्रिटेन की पार्लियामेंट में पैलमेस्टन जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, बट मीनवाइल उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। तो उस समय के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे फर्स्ट, लॉर्ड स्टैनली, उन्होंने इस एक्ट को एन एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट इन इंडिया के नाम से टाइटल करके इंट्रोड्यूस किया और उसको पास कराया। जो मेन रीज़न था वो तो यही था, एंड ब्रिटिश क्राउन वांट्स द डायरेक्ट कंट्रोल ओवर इंडिया, दैट इज़ वाई ये एक्ट आया। उसके बाद हम प्रोविजन सेक्शन में देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये थी कि जो क्वीन ऑफ ब्रिटेन थी, उसके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे, उनको सारे पावर दे दिए गए। और ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट यानी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट का पार्ट हुआ करते थे, वन ऑफ द मेंबर ऑफ कैबिनेट। और फर्स्ट सच SOS यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज लॉर्ड स्टैनली। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के लिए 15 मेंबर काउंसिल का अपॉइंटमेंट किया गया। इस काउंसिल में 7 मेंबर्स बिलोंग्स टू कंपनीज कोर्ट एंड 8 मेंबर्स वर अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश क्राउन। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को रीडेजिग्नेट कर दिया गया, उसको वाइस रॉय ऑफ इंडिया बना दिया यानी वाइस ऑफ रॉयल। पहले वाइस रॉय इंडिया के थे लॉर्ड कैनिंग। क्राउन को वाइस रॉय और गवर्नर्स ऑफ द प्रेसिडेंसीज के अपॉइंटमेंट का पूरा पावर दे दिया गया। SOS यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पावर में ही इंडियन सिविल सर्विसेज को स्टार्ट कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी टेरिटरी और जितनी प्रॉपर्टी और जितने भी एसेट्स थे वो सारे के सारे ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र कर दिए गए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। वाइस रॉय ऑफ इंडिया को असिस्ट करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ख़त्म कर दिया गया। और ये बात देखी गई कि इंडियन गवर्नमेंट वाज कम्प्लीटली सुपरवाइज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटेन और वी कैन से द इंग्लैंड। इसके बाद जितने भी यहाँ पर इंडिया में जो कैदी थे, जो इंडियंस कैदी थे, उनको माफ़ी दे दी गई, बस उनको छोड़ करके जिन्होंने ब्रिटिशर्स को किल किया था, जिन्होंने ब्रिटिशर्स की हत्या की थी। अगला जो प्रोविज़न उसमें रखा गया वो ये रखा गया कि जितने भी प्रिंसेस होंगे यानी इंडिया के जितने ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी के अंदर आने वाले जितने भी प्रिंसेस होंगे, अगर उनके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई एग्रीमेंट है, उनके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोई पहले से एग्रीमेंट करके रखा हो, तो उसको एज इट इज़ ऑनर किया जाएगा। और जो स्टेटस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण प्रिंसेस जो राजा महाराजा थे उनसे छीन लिया गया था, उनको वापस
दे दिया जाएगा। दिस ऑल वाज दी प्रोविजंस। नाउ इम्पैक्ट में हम देखते सबसे इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट था कि इट वाज द बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश राज एंड एंड ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया। उसके बाद कंपनी के सारे पावर सीज कर दिए गए। इंडियन टेरिटरी नाउ गवर्न ऑन दी नेम ऑफ क्राउन। विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया बिकेम द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। ये सारे से सारे इसमें प्रोविजंस थे। एंड इंडिया बिकेम दी कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। सो इसका रिवीजन हमने कर लिया है। इसका जो भी लिंक है, मतलब लास्ट लेक्चर का जो लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो लोग नहीं देख पाए हैं वो वहाँ से उसको डिस्क्रिप्शन में जा कर के उसका लिंक लेकर के देख सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं आज के एक्ट की तरफ। आज हमारा एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट, ये वर्ड अपन पहली बार सुन रहे हैं और लास्ट क्लास में अपन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी सुना था। इंडियन काउंसिल एक्ट मतलब इंडिया में ही इंडिया की काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल और सेंट्रल काउंसिल जो भी एक्ट बनाएंगी उस वो बोला गया इंडियन काउंसिल एक्ट। तो ये 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट का बैकग्राउंड ये है कि इस एक्ट, ये 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद पहली बार ये एक्ट आया था और ये ब्रिटिश क्राउन का कंप्लीट कंट्रोल बताता था। रीज़न ये था कि फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें हम ज़्यादा बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर सकें। ये बात उन्होंने कही कि ये हमारे लिए ज़रूरी है। नाउ वी आर मूविंग टू द प्रोविजन सेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पहला प्रोविज़न जो था वो ये था कि एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो काउंसिल के होंगे उसके लिए एक 5वां मेंबर ऐड किया गया 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में। इनके पास 5 फंक्शंस थे इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास। पहला था होम डिपार्टमेंट का काम, मिलिट्री डिपार्टमेंट का काम, लॉ डिपार्टमेंट का काम, रेवेन्यू एंड फाइनेंस का काम। तो ये जो पहले 4 मेंबर थे वो ये 5 डिपार्टमेंट का काम देखते थे। अब इन्होंने इसमें 1861 के एक्ट में 4 मेंबर्स से बढ़ा करके एग्जीक्यूटिव काउंसिल को 5 मेंबर्स का कर दिया, ताकि होम डिपार्टमेंट, मिलिट्री डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और फिनांस डिपार्टमेंट ये अलग अलग मेंबर्स उसको लुक आफ्टर कर सकें। 1874 में 6th मेंबर भी ऐड किया गया जो कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, यानी जिसको हम PWD डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं, उसके काम को लुक आफ्टर कर सके। अब हम आगे चलते हैं। 1861 के एक्ट में जो लॉर्ड कैनिंग थे, आपको पता है ही वॉज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया। जो लॉर्ड कैनिंग थे इन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। पोर्टफोलियो सिस्टम जैसे कि हमारे यहाँ मंत्री, अभी जो मॉडर्न इंडिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि मंत्री बनते हैं तो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर उन मिनिस्टर्स को कुछ डिपार्टमेंट्स एलोकेट करते हैं। इसको पोर्टफोलियो सिस्टम, यानी हर व्यक्ति को अलग अलग डिपार्टमेंट देना। तो लॉर्ड कैनिंग ने भी लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट दिया। सो ही इंट्रोड्यूस द पोर्टफोलियो सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा, ये प्री में भी काम आएगा। नाउ नेक्स्ट प्रोविजन, इसमें यह कहा गया कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें 6 से 12 मेंबर हो सकते हैं, एडिशनल मेंबर नॉमिनेट हो सकते हैं जो कि वाइस रॉय नॉमिनेट करेगा। इनका टेन्योर जो होगा वो 2 इयर्स का होगा, वो 2 साल के लिए होंगे। उसमें से हाफ मेंबर यानी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितने भी मेंबर आप बनाओ 6 से 12 के बीच में, उसके हाफ मेंबर जो होंगे वो नॉन ऑफिशियल्स मेंबर होंगे, मेनली इंडियंस। यानी इंडियंस को अभी नॉन ऑफिशियल रखा गया। उनका ये कहना था कि इंडियंस को रखो ताकि जो विरोध है, जो रिवोल्ट हुआ था 1857 का, वैसा कुछ ना हो, ताकि इंडियंस को लॉ मेकिंग में हम पार्टिसिपेट करा सकें। लॉर्ड कैनिंग ने तो 1862 में अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 इंडियंस को अपॉइंट किया। पहले थे महाराजा ऑफ बनारस, दूसरे थे महाराजा ऑफ पटियाला और तीसरे थे सर दिनकर राव। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो रिवोल्ट में जिसने पार्टिसिपेट किया हो। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि ब्रिटिशर्स की मंशा क्या थी। ब्रिटिशर्स बिल्कुल नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि रिवोल्ट जैसी चीज़ें सप्रेस हो जाएं, वो ठीक से अच्छे से इंडिया में राज कर सके। अगला प्रोविज़न उन्होंने ये रखा कि जो वाइस रॉय होगा उसकी एसेंट कंपलसरी होगी। ऐसे किसी भी बिल को आप लेकर के आते हो, ऐसे किसी भी बिल को आप इंट्रोड्यूस करते हो काउंसिल में जो कि पब्लिक रेवेन्यू, मिलिट्री, रिलीजन और फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड हो,
ऐसे किसी भी बिल में वाइसरॉय की एसेंट कंपलसरी होगी, मैंडेटरी होगी, उसके एसेंट के बिना ये बिल पास हो ही नहीं सकता। उसके बाद वाइसरॉय को इतना पावर दे दिया गया कि वो चाहे तो काउंसिल के किसी भी रूल को, रेगुलेशन को, ऑर्डिनेंस को ओवर रूल कर सकता था, यानी अल्टीमेट पावर वाइसरॉय को दे दिया गया। वाइसरॉय को ऑर्डिनेंस भी प्रोमलगेट करने के पावर दे दिए गए कि अगर मान लीजिए काउंसिल को नहीं बुला सकते, काउंसिल की मीटिंग नहीं करा सकते, उस सिचुएशन में आप ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर दो। ये आप इसको याद रखिएगा कि इंडियन प्रेसिडेंट जो मॉडर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, इंडिया के प्रेसिडेंट के पास भी ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करने का पावर है। हमारा इंडियन प्रेसिडेंट भी चाहे तो जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो इंडियन प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बना सकता है, जब लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में ना हो तो स्टेट्स के राज्यपाल यानी गवर्नर ऑफ द स्टेट भी ऑर्डिनेंस बना सकते हैं। शायद ये प्रोविज़न यहीं से मोटिवेट होकर के वहाँ पे लिया गया होगा, ऐसा हो सकता है, इसको आप याद रखिएगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इतना पावर दे दिया गया कि वाइसरॉय काउंसिल से कोई भी एक्ट बन करके आता है तो अगर वो चाहे तो उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, अगर उनको अच्छा नहीं लगता तो वो उसको मानने से मना कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रोविज़न उन्होंने ये बताया कि बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसीज़ हैं वहाँ पर उनको लेजिस्लेटिव पावर दिए जाते हैं, यानी उनको उनके जो लेजिस्लेटिव पावर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में वापस ले लिए गए थे, उनके लेजिस्लेटिव पावर उनको रेस्टोर कर दिए गए, उनको दे दिए गए कि अब तुम अपना लेजिस्लेटिव एक्शंस ले सकते हो। कलकत्ता की लेजिस्लेटिव काउंसिल को इतना पावर दिया गया कि वो कंप्लीट ब्रिटिश इंडिया पर रूल्स बना सकते थे, यानी कलकत्ता की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो कंप्लीट ब्रिटिश इंडिया के लिए कानून बना सकती है। जैसे इंडिपेंडेंट इंडिया में दिल्ली की सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग पूरे इंडिया के लिए वो बना सकते हैं कानून, ऐसे ही कलकत्ता के लोग पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए कानून बना सकते थे। अगली बात उसमें ये भी कही कि अगर अलग से प्रोविंस बनाना हो, यानी उनको अगर एक नई प्रोविंसेस में अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाना हो तो दे हैव राइट टू मेक लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। उसके चलते 1862 में बंगाल में, 1886 में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जोन एंड पंजाब में, और 1897 में बर्मा में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। इसको आप याद रखिएगा। ये तो हमारे प्रोविजंस थे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इम्पैक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन भी है हमारा। सबसे पहली बात, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया कि हमारे पास भी है, शायद यहीं से लिया गया होगा। रोल ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वर लिमिटेड। लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई पर उसका जो पावर था उसको बहुत सीमित कर दिया गया, उसको बहुत संकीर्ण कर दिया गया, लिमिटेड कर दिया गया, ताकि वो सिर्फ एडवाइस कर सके। वो एडवाइस का मतलब ये होता है कि हम आपको अगर कोई एडवाइस कर रहे हैं तो माने नहीं माने, वो एडवाइस जो ले रहा है उसका काम है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सिर्फ एडवाइस कर सकते हो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि फाइनेंस के मैटर में तो डिस्कशन भी नहीं कर सकते। यू डोंट हैव एनी राइट टू डिस्कस ओवर द टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू फाइनेंस। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। अभी तक हम देख रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से कम्प्लीटली सेंट्रलाइज था, पर लेजिस्लेटिव पावर्स जो दिए, हालांकि वो सिर्फ एडवाइजरी पावर थे, पर फिर भी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया। पहली बार लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था, मॉडर्न लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस हुआ था, और ये यहाँ पे देखने को मिला। इसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी लॉ मेकिंग बॉडी में जहाँ पे कानून बन रहा है भारत के लिए, उस बॉडी में कानून बनाने का अधिकार में इंडियंस का पार्टिसिपेशन रखा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंडियंस को वहाँ पर जगह मिली। चलिए, दिस वॉज ऑल अबाउट द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आप हमसे नोट्स भी ले सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हैं। थैंक यू। आज का एक्ट यहीं पे फिनिश हो रहा है। आपको इस एक्ट से रिलेटेड नोट्स की अगर रिक्वायरमेंट हो और आप ऑल इंडिया ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप हमारे नंबर 9424357515 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ जो आपने घर में बैठ कर के अभी कोरोना में
अपन बाहर भी नहीं जा सकते, तो अपने घर से मोबाइल से, अपने लैपटॉप कंप्यूटर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप प्लीज़ हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको सब प्रोवाइड करेंगे। पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए।